अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से आज ज्वाइन किया, आप सबके जाने पहचाने ही हैं, एम्बेसडर अशोक सज्जनार। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए और आपने थैंक ज्वाइन यू। किया। प्लेजर। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सर जो है वो खास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उस तरह की चीज़ें उस पर बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा पाते हैं। तो सर आज हम बात करेंगे सार्क मीटिंग जो पाकिस्तान में हो रही है, और उसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी इंडिया खुद भी नहीं आ रहा और दूसरों को भी मना कर रहा है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 2016 में भी इस तरह की एक बात हुई थी कि सार्क कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें इंडिया ने आने से ना सिर्फ खुद रुके थे, उड़ी उड़ी का उन दिनों कुछ अटैक वगैरह का चला था शायद, उस पे बात करने की वजह से, और साथ ही दूसरी जो कंट्रीज है उनको भी ये कहा गया कि भारत ने रोका है। अभी फिर हमारी तरफ से यही बात की गई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने फिर यही बात की है कि इंडिया खुद भी नहीं आ रहा और दूसरों को भी मना कर रहा है। तो सर ऐसा क्यों है, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि ये मीटिंग्स या ये सार्क कंट्रीज जो हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए? देखिए, पहले तो अगर मैं आपके दूसरी बात का उत्तर दूं तो मैं ये कहूंगा जो सार्क मैं समझता हूं जो पूरे रीजन के लिए, और भारत तो उसको बहुत अहमियत देता है, भारत भारत उसको बहुत महत्व देता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आरजू, जो जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता में आए थे, वो चुनाव जीत कर आए थे, तो उन्होंने सभी अपने जो सार्क के पड़ोसी जो देश हैं, सभी के उनके जो लीडर्स थे उन सबको बुलाया था। आपको याद होगा 26 मई 2014 को, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम सबने देखा था वो वाला जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में, और उसमें आपके वजीर आजम नवाज शरीफ भी आए थे, बातचीत हुई थी। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ये भी ऐलान किया था, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो वो होगी नेबरहुड फर्स्ट। जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम अपने संबंधों को बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही उनसे सुदृढ़ बनाएंगे और बहुत ही कोऑपरेशन कोलैबोरेशन उनके साथ सहयोग करेंगे। और इसी को आगे ले जाते हुए उन्होंने ये 26 मई को जो शुरुआत की थी, जो सभी उन देशों को बुलाएंगे, उनको ये उनसे ये बातचीत करेंगे। और उसके बाद ये 2014 में था, और उसके बाद बातचीत होती रही, प्रयास किए गए जो दो सभी देशों के संबंध अच्छे हों। जहां तक आप बात कहती हैं 2016 में, आपको याद होगा 2014 में भी वो वहां पर काठमांडू में भी सार्क समिट का वो हुआ था, आयोजन हुआ था काठमांडू, नवंबर में 2014 में उसमें हुआ था। 2016 में जब बात हुई जो पाकिस्तान में ये किया जाएगा, तो मैं तो ये इस बात को बिल्कुल नकारता हूं जो भारत ने किसी और देश को कहा। सभी देशों ने अपने आप अपने कारणों के द्वारा वहां पर पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। भारत ने तो मना किया, ठीक है, पर भारत तो अपने लिए ही बोल सकता है ना, किसी और देश के लिए तो नहीं बोल सकता है। और ना ही किसी और देश पर, आपको मालूम है, हम इतना दबाव डालें या इनके ऊपर प्रभावित करें, ऐसी भी बात नहीं है। हमने तो ये कहा जो वहां पर आतंकवाद का माहौल है, टेररिज्म का माहौल है, तो इसीलिए हम इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद बांग्लादेश ने कहा, जो पाकिस्तान, हमारे यहाँ भी बांग्लादेश में भी, आप वो स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिएगा। मेरी बात पर आप, अगर आप थोड़ा सा वो हो, आपको यकीन पूरी तरीके से नहीं हो, आप स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिएगा। बांग्लादेश ने कहा था जो पाकिस्तान हमारे यहाँ भी आतंकी दखलंदाजी कर रहा है, तो इसीलिए हम भी उसमें शामिल नहीं होंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी यही कहा। आपको तो पता है जो उनकी तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा यही आरोप लगा है, और मेरे विचार से मैं तो समझता हूँ ठीक आरोप है, जो पाकिस्तान वहां पर आतंकी हमले करवाता रहा, तालिबान वहां पर पाकिस्तान में ही था, तो उसने भी मना कर दिया। उसके बाद श्रीलंका और भूटान ने भी मना कर दिया, तो इसीलिए वो वहां पर सम्मेलन नहीं हुआ। देखिए, एक बात है, अगर माहौल को ठीक करना है आरजू, तो पाकिस्तान को आतंकवाद का दामन छोड़ना पड़ेगा। आतंकवाद को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बहुत मसले हल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, जो भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, और सार्क का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन करने में, समिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
बिल्कुल सर, हमारे यहाँ एक पता नहीं इंडिया में कहा जाता है या नहीं, लेकिन मुहावरा वैसे मुझे याद आ रहा था। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं कंबल को छोड़ा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ा। तो वो शायद जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम तो छोड़ रहे हैं, वो हमें नहीं छोड़ा। क्योंकि अभी भी एक रिपोर्ट जो हमारे यहाँ से दी गई किसी कंपनी की, तो उन्होंने बात की टेररिज्म की, तो कहा कि 90% जो टेररिज्म है वो अफगानिस्तान से इस तरफ आता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बाकी जगह पे। आप इससे कहाँ तक एग्री करेंगे? नहीं, मैं तो अग्री नहीं करूंगा। देखिए, जो अगर तालिबान को है, आप इसी बात का मेरे ख्याल से अभी शायद जब ये मीटिंग हुई थी, ओआईसी की मीटिंग हुई, जब हमारे यहाँ पर सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश, जो उनके विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए थे और उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग चल रहा था, तो उसी समय शायद पाकिस्तान में भी ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की आपने एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें आपके जो वजीर आजम हैं इमरान खान, उन्होंने कहा था जो हमारी तरफ जो भी आतंकवाद आता है, टेररिज्म आता है, हम तो उससे मारे हुए हैं, वहाँ से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। तो वहाँ पर उनके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद करजाई, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी अगर आतंकवाद आया है वो अफगानिस्तान में आया है पाकिस्तान से, ना कि दूसरी तरफ। तो मैं तो उनसे बिल्कुल ही सहमत हूँ। जो क्यों कहा जाता है पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेरर, क्यों उसको एफएटीएफ के उसमें लिस्ट में लगाया हुआ? देखिए, अफगानिस्तान को तो नहीं लगाया हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। अब शायद लग जाए, क्योंकि अब तो आप देखते हैं वहां पर जो भी वो डिस्पेंसेशन आई है, मैं नहीं कहूंगा जो वहां पर सरकार आई है, परंतु जब तालिबान का कब्जा हुआ है 15 अगस्त से, उसके बाद और इतने 20 साल तक तो तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया है पाकिस्तान ने, राइट? ये तो आप मानेंगे। वहां से उसको वो लेकर गए हैं वहां पर, और उसमें सभी जो भी ऐसे उनके उन्होंने मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया है उन लोगों को जो कि आतंकी माने जाते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या और बड़े बड़े देश हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो, उनके अपनी लिस्ट में उनको आतंकी माना जाता है, और उनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। इनाम तो आपके यहाँ भी ये जो लोग हैं, हाफिज सईद हैं और मसूद अजहर हैं, उनके ऊपर भी इनाम है, क्योंकि उनके ऊपर भी आतंकी हमले पूरी तरीके से उनके ऊपर साबित हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं मानूंगा जो वहां पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, असल में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी उपज पाकिस्तान की ही है। जो भी वहां पर ये सब, चाहे वो तालिबान हो, लश्कर हो, जैश हो, और सब जो गुट हैं, सब वो वहां पर पाकिस्तान की वहां पर सरजमी पर पैदा हुए हैं, और वहां पर अलग अलग देशों में वो अपने करतब दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी यहाँ पे बार-बार हमें यही बताया जाता है कि जी सब कुछ जो है वो अफ़गानिस्तान की साइड से आ रहा है। वैसे तो आज हम बात कर रहे हैं सार्क मीटिंग जो होने जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान को भी इनवाइट किया गया है, और उसपे तो हम बात करेंगे ही। लेकिन मैं आपसे सर एक चीज़ और समझना चाहूँगी। अभी जी। एक दिन पहले हमारे जो डीजी आईएसपीआर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि फेक एनकाउंटर्स किए गए हैं कश्मीर में, भारत साइड पे। और किसी का नाम भी उन्होंने बताया कि जैसे कहा कि जी इस टेररिस्ट था, हमने मार दिया, वो अभी भी जिंदा है, अपने घर में बैठा है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। और इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं कि भारत जो है वो इस रीजन में टेंशन बना रहा है, और इस तरह की फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं। या कश्मीर की बात उन्होंने की कि कश्मीर में काफी जो कंडीशन है वो खराब है। आप कहाँ तक उनकी बात से, जाहिर आप एग्री तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो कुछ कहा, आई होप कि आपने वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी होगी या सुनी होगी। आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, मैंने उसको नहीं सुना है। मैं इतना ज़्यादा वो नहीं देखता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे लगता है जो कुछ भी आता है, ये आईएसआई, आईएसपीआर, डीजी जो कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा होता है। तो मुझे कोई उसमें वो नई चीज़ नहीं दिखती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि मुझे मेरे उसमें समझ में कोई इजाफा हो। पर मैं पूरी तरीके से ये जो उनका स्टेटमेंट है इसको रिजेक्ट करता हूँ। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर हमने जो अगर मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, तो हमने ये पाकिस्तान को कहा है जो ये आपकी तरफ से आए हैं, आप इनको ले लीजिएगा, आप इनकी जो बॉडीज हैं, एक वहां से जो अभी आपने सुना होगा, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने का प्रयास कर रहे थे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही उनको मार दिया गया, और उनके पास वो पाकिस्तान आर्मी के और उसमें थे ऑर्डिनरी
सिटीजन के क्लोज में थे। तो भारत के जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमने कहा पाकिस्तान को जो आप इनको ले लीजिएगा, तो आप अगर नहीं है आपके तो आप इसको डिनाई करिए, परंतु कोई डिनाई भी नहीं करता है। और हम तो कह रहे हैं जो ये हैं आपके आदमी हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से तो डिनायल इवन एज फार एज अजमल कसाब का भी आपको याद होगा, वो भी उन्होंने कहा था। और हमने तो, और आप ही के जो टीवी चैनल्स थे उन्होंने ही उनके अजमल कसाब के गांव तक चले गए और उसके पिता से बात की, हाँ उनका बेटा है वगैरह। तो पाकिस्तान ऐसे डिनायल में, मैं तो कहता हूँ ये फेक न्यूज है। यही एक दूसरी वजह है मेरे ख्याल से, देखिए, क्योंकि सार्क क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाता, क्यों नहीं इसकी मीटिंग्स हो पाती, क्योंकि हर जगह एक तो पाकिस्तान उसमें अपने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, टांग अड़ाता है। जो कुछ भी नए इनिशिएटिव्स लेने हों उसमें पाकिस्तान वो करता है, ऑब्स्टिकल्स डालता है। और फिर हमेशा अपने को, जैसे मैं कहूँ, भारत के बराबर का वो प्रूव करने की कोशिश करता है। अब पाकिस्तान चाहे वो एरिया हो, जनसंख्या में हो, इकोनॉमी में हो, वो कम है, परंतु भारत बिल्कुल उसको अपने एज एन इक्वल ट्रीट करता है। परंतु पाकिस्तान हमेशा जैसे अपना वन अपमैनशिप में लगा रहता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पाकिस्तान अपने को एज अ टीम मेंबर कभी भी वो नहीं कर पाता है। परंतु ये जो आपने खबर बताई है उसको तो मैं बिल्कुल ही रिजेक्ट करता हूँ। मैं कहूँगा आजकल कश्मीर में बहुत ही चैन और अमन की वहाँ पर हालात हैं। कोई ऐसा ना तो फेक एनकाउंटर्स हैं, वहाँ से जो भी आ रहे हैं पाकिस्तान से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किए जा रहे हैं, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट किए जा रहे हैं, उनके साथ मुकाबले किए जा रहे हैं। आपको तो पता है वहाँ से ड्रोन्स भी कितने ज़्यादा आते हैं, वेपन्स ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रग्स ड्रॉप कर रहे हैं। तो इन सब के सब ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है जो सार्क का शिखर सम्मेलन हो, सार्क का समिट हो और ये ठीक तरह से चले, तो फिर उसको अपनी ये जो हरकतें हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, ड्रग्स का भेजना, यहाँ पर आतंकियों का भेजना जिनके साथ ये मुठभेड़ होती है, उनको अगर वो रोके तो मेरे विचार से पूरे पाकिस्तान के लिए, स्वयं अपने लिए, भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए और इस रीजन के लिए, सभी के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम होना चाहिए। चाहे पाकिस्तान कहे कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली नॉन स्टेट एक्टर्स ही होंगे, वो गवर्नमेंट तो नहीं भेज रही होगी, लेकिन फिर भी सर अगर हम दोबारा बात करें हम सार्क की, तो इस बार जो मीटिंग चल रही है या होगी, उससे क्या आप समझते हैं, क्या होप्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, अभी तो ये देखना होगा, परंतु इस बिफोर आई कम टू दिस आरजू, इफ यू परमिट मी, तो एक मैं ये कमेंट करूंगा, जो आपने कहा जो गवर्नमेंट तो नहीं भेज रही होगी, मुझे उसमें थोड़ा नहीं, काफी वो है। मेरे विचार से ये सारा जो कुछ किया जा रहा है और इसमें ये पूरी एविडेंस से ये किया गया है, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, हिजबुल हो, सभी को जो सपोर्ट दिया है वो अब आपकी सुपर गवर्नमेंट है, मैं कहूँगा गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी उसको सपोर्ट करती है। वही आपने वहां पर अफगानिस्तान में भी किया, आपने तालिबान को जो इतना किया, हक्कानी नेटवर्क को आपने जो सपोर्ट किया है। नहीं तो आपके जो डीजी आईएसआई जो पहले वाले थे फैज हमीद साहब, वो किस लिए चले गए थे वहां पर 4 सितंबर को? वो कहते हैं जो वो ट्रेड की बातें करने आया है। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना जो कोई स्पाई एजेंसी का जो चीफ है वो बिफोर अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान वो पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं जो हम तो ट्रेड की बातें करेंगे। तो मतलब अब अगर पाकिस्तान ये समझता है जो दुनिया इतनी आसानी से बहलावे में आ जाएगी, तो ये तो फिर उसकी अपनी बहुत हद तक नासमझी है। सो आई थिंक इट हैज आल्सो टू ग्रो अप, उसको समझना चाहिए जो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया अपने इन्फ्लुएंसेस निकाल रही है। लेकिन सर उनकी इस बात को यहाँ पे भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि जो गए थे जनरल फैज वहां पर अफगानिस्तान में, कि जी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने आए हैं, कभी ट्रेड करने आए हैं, उनकी पिक्चर्स भी आ रही थी,
तो उसमें तो खैर यहाँ पे भी उनके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने जो है वो बात की और कहा कि उन्हें पसंद नहीं आया उनका जाना। जी बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से जब तक किसी भी देश का अवाम अपने जो हुकूक हैं, अपने जो राइट्स हैं, वो नहीं अपने हाथ में लेगा, तब तक तो जो ऐसी सरकारें हैं वो उनको बहलावे में डालती जाएंगी। आपको मालूम है उस समय जनरल फैज हमीद के विरुद्ध ही वहां की औरतों ने उनके विरुद्ध डेमोन्स्ट्रेशंस की थी, सड़कों पर वो उतर आई थी, जो भाई पाकिस्तान का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर किस लिए वो आए हैं। आफ्टर ऑल अगर वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करनी है, और देखिए ये जो पाकिस्तान ने वहां पर किया है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी को वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, हक्कानी नेटवर्क का एकदम बिल्कुल जैसे शिकंजा कस दिया है उसने सरकार पर। इसी वजह से वहां पर देखिए 15 अगस्त को काबुल में उन्होंने सत्ता हथियाई अपना जोर से, मिलिट्री उससे। परंतु अभी तक 4.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक दुनिया में एक भी देश ने उनको मान्यता नहीं दी है, उनको रिकॉग्निशन नहीं दी है। ये इसीलिए है क्योंकि उनको पीछे से जैसे कठपुतली की तरह पाकिस्तान वहां की अफगानिस्तान की सरकार को चलाने की कोशिश कर रहा है। और अफगानिस्तान ने खुद कहा है जो आपको हमारे लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने आप खुद कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वाली तो अगर इसका जो आप कह रहे हैं, जो वहां पर भी बहुत इसकी क्रिटिसिज्म हुई थी, अगर वहां की आपकी सरकार, आपकी आर्मी, डी ISI ये उससे कुछ सबक ले लेती हैं तो बहुत बेहतर होगा। परंतु टू कम टू योर क्वेश्चन अबाउट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए पॉसिबिलिटीज तो सार्क में बहुत हैं। और सार्क अब ऐसे हैं 8 देश हैं जो कि मेरे ख्याल से सबसे कम इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे में। परंतु इसमें जैसे मैंने दूसरी बात कही, जो पाकिस्तान हमेशा भारत को अपने भारत की बराबरी करना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है, आई थिंक एम्बिशन होना चाहिए। परंतु उस वजह से तो आरजू हर एक जो इनिशिएटिव है उसमें तो अड़ंगा नहीं डालना चाहिए ना। मैं आपको केवल 1-2 एग्जांपल्स दूंगा। देखिए जब ये नई सरकार आई थी प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में, तो तब प्रधानमंत्री मोदी ने, आई थिंक इट वाज इन नवंबर 2014, उन्होंने कहा जो हम एक सार्क देशों को एक तोहफा देंगे, एक हम सार्क सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे जो कि सभी देशों को की सहायता कर पाएगी, चाहे वो मेट्रोलॉजी में हो, चाहे वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, किसी भी क्षेत्र में सभी की वो सहायता कर पाएगी। अब पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम तो ये नहीं मानते हैं, हम तो आपके साथ जॉइंट ये सैटेलाइट ऊपर लॉन्च करेंगे। अब मुझे नहीं यकीन, आप मुझे बता सकती हैं जो भाई पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कितना डेवलप्ड है, कोई आपने सैटेलाइट उन्होंने भेजी है, कहाँ पर है, क्या हो रहा है। एनीवे भारत ने कहा करिए, पर ये तो हमारा इनिशिएटिव है, हम इसको लेना चाहेंगे, हम इसको तोड़ तक ले जाना चाहेंगे। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम इसमें नहीं जुड़ते हैं। तो इसीलिए अब वो वाली जो सैटेलाइट है, विद इन अ ईयर एंड अ हाफ वो उसको लॉन्च कर दिया गया। सभी देश उसका प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, परंतु पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं। 2014 में मैंने जैसे आपको कहा, नवंबर 2014 में ये जो समिट हुआ था काठमांडू में, उसमें 3 प्रपोजल्स थे, बड़े अच्छे प्रपोजल्स थे, जो कैसे हम कोऑपरेट करें, सार्क कंट्रीज कोऑपरेट करें, एक एनर्जी के क्षेत्र में, एक मोटर व्हीकुलर अग्रीमेंट और एक रेल अग्रीमेंट। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम तो अभी नहीं कर सकते, हमें तो और समय चाहिए। प्रॉब्लम ये है आरजू, जो भी पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करना चाहता है या करेगा, जो कैसे अपना पॉलिटिकल एंड्स के लिए। आखिरी चीज इसमें मैं यही कहूंगा, देखिए अगर आप कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है, मैंने उनका महमूद शाह कुरैशी जी का ये भी पढ़ा, देखा उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा हम कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहते हैं सार्क कंट्रीज में। अरे भाई बाल, आप भारत को पहले MFN ट्रीटमेंट तो दीजिएगा, वो तो आप आपने डिनाई किया हुआ है, कब से, 1976 से। आप तो भारत को अगेंस्ट योर ऑब्लिगेशंस, अगेंस्ट योर कमिटमेंट्स इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप भारत को MFN दर्जा नहीं देते हैं। तो अगर आप कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं
तो एज यू नो एज एन इंडिकेशन ऑफ योर गुडविल तो आप इसे तो MFN ट्रीटमेंट तो करिए। आपको मालूम है इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी जब नवाज शरीफ थे, परंतु वो भी ये नहीं कर पाए। तो आई थिंक थोड़ा सा जो ये महमूद शाह कुरैशी जी कहते हैं, ये इनको थोड़ा वॉक द टॉक करना चाहिए। जो कह रहे हैं अपनी सिंसेरिटी को, अपनी अर्नेस्टनेस को बताने के लिए कुछ काम करना चाहिए। केवल कहने से फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, लेकिन क्या इस तरह की मीटिंग्स का बायकॉट कर देना क्या सही होगा? इससे बेहतर ये नहीं कि भारत शिरकत करे और उसके बाद जो पॉइंट्स उनके माइंड में हैं, जो कहना चाहते हैं, ये जो शिकायत भी इवन करना चाहते हैं, वो वहां पे बताएं सबके सामने। नहीं, शिकायत की इसमें बात नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज है, जो माहौल ठीक होना चाहिए मीटिंग करने के लिए। मैं एक आपको और इसमें उदाहरण दूंगा। अभी जो UN जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर जो एक सार्क की मीटिंग होनी थी, हमेशा होती है, आपको पता ही है। UNGA की जब मीटिंग होती है तो हमारे सभी विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं, उनकी सबकी वहां पर मीटिंग होती है। इस बारी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहां पर वो चाहते हैं जो अफगानिस्तान से जो तालिबान के नुमाइंदे हैं उनको वहां पर आमंत्रित किया जाए। अब वो तो उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये केवल भारत ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, ये पूरे जो भी सार्क मेंबर्स हैं उन सब ने ऑब्जेक्ट किया। जो भाई आप ये तो अभी किसी भी देश ने इनको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दी है, तो आप इनको कैसे बुला सकते हैं? और अभी भी यही उनका मेरे विचार से मंशा होगी ये कुरैशी जी की, जो इनको बुलाएंगे और फिर पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे। जैसे उन्होंने OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में ये अमीर मुत्तकी को बुला लिया था, जो एक्टिंग उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, वहां पर तो वो उनकी अपनी मीटिंग थी, पर ये तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक समिट लेवल इंटरैक्शन है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आरजू नीड टू बी made clear, need to be thrashed out before you embark on a meeting of this nature, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। You just cannot at the last minute spring upon them। जो भी वो अफगानिस्तान से भी उनके जो भी हैं प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी स्पोक्स पर्सन व्हाटएवर, हाँ वो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान रादर देन प्लेइंग बाय यू नो it should be honest and it should put all its cards on the table, not by slight जो वहां पर उनको उस समय बुला लिया जाए। और दूसरा मेरे विचार से तो ये हमारी बिल्कुल मांग रहेगी, जो आप आतंकवाद को खत्म करिए। आतंकवाद जब तक रहेगा तब तक देखिए आरजू, आपके यहाँ तो क्रिकेट टीम भी नहीं आती है। न्यूजीलैंड ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, आते आते मना कर दिया, आकर चले गए, मैच नहीं खेला। यूके ये इंग्लैंड ने मना कर दिया। मतलब वहां तक तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान में। अब इतने सारे जो वर्ल्ड लीडर्स आएंगे तो उनके लिए सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, इट्स अ बिग कंसर्न। और अब जब आपने तालिबान को अपने वहां पर बिल्कुल साथ में लाकर रखा हुआ है, आपका बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, यू डू नॉट नो वहां से कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके इसमें देश में। तो आप कैसे, नंबर वन, अगर आपका इंटेंट ठीक है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में तब तो हम समझ सकते हैं, बट व्हेन वी सी दैट यू आर हैंड इन ग्लव विद द तालिबान, विद द हक्कानी नेटवर्क जो कि ISI का आर्म है, और वहां पर कितने और ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप पनप रहे हैं आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। अलकायदा भी है, ISKP भी है, सभी हैं वहां पर। तो जब अगर कोई ये ऐसा समिट होता है वहां पर तो उसमें तो बड़ी मुश्किल आ सकती है ना। लेकिन सर अगर कोई इनसिक्योर फील करता है तो वो तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि भाई आप स्काइप के जरिए किसी और इंटरनेट के, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से भी जो है ज्वाइन किया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फिजिकली ही यहाँ पर आए। ये बात भी तो की गई है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे फिर आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, जब कोई प्रोफॉर्मा टाइप मीटिंग होती है ना, जिसमें ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं हो, तो वो आप कर सकते हैं, ऐसे बातचीत कर सकते हैं। पर जो ऐसे समिट मीटिंग्स होती हैं ना आरजू, उसमें इन पर्सन जो रेपो एस्टैब्लिश होता है
और जो रिट्रीट होती है, जो जब आप फॉर्मल स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, आप कैमरा के फ्लैश लाइट्स में नहीं हैं, आप आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, तब जो बातचीत होती है ना, उसको आप आगे लेकर, तब आप संबंधों को आगे लेकर जा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखिए 2020 में, क्योंकि हमारे रूस के साथ, रशिया के साथ हमारे हर साल समिट मीटिंग होती है, ठीक है, 2000 से चल रहा है, हर साल होती रही। 2019 तक 20 समिट मीटिंग्स हुई, परंतु 2020 में क्योंकि पेंडेमिक था, ये मीटिंग नहीं हो पाई। परंतु हमने ये नहीं कहा जो भाई ये आप उसमें कर लीजिएगा, वर्चुअल फॉर्मेट में कर लीजिएगा, जैसे हम आप कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो मीटिंग्स हैं बहुत ही सब्सटैंटिव होती हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी की होती हैं, जो आप 1 to 1 बैठकर आप केवल बात कर सकते हो। केवल यहाँ पर औपचारिक तरीके से, फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से बात करना काफी नहीं होता है। इसीलिए 2020 में वो मुलाकात नहीं हुई, 2021 में हुई। और आपने देखा होगा राष्ट्रपति पुतिन आए केवल 5-6 घंटे के लिए भारत में, बट ही केम देयर टू बी इन पर्सन। तो ऐसी जो मुलाकातें होती हैं, अगर आप अपने संबंधों को आगे लेकर जाना चाहते हैं वहां पर, अगर तो तब आपको इन पर्सन मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप औपचारिक मीटिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग हो ना हो उसका कोई खास फायदा नहीं है, आपके संबंधों को वो आगे ले जाने के लिए कोई ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, यानी इन पर्सन होंगे तभी इस तरह की मीटिंग्स में आप आ सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए और ये वो, लेकिन सर आई होप के लोग जो हैं वो हमारी बात को सुने, स्पेशली आपकी बात को सुने, और जहां पे हमें करेक्शन की जरूरत है वहां पे पाकिस्तान अपने आप को उस जगह पे ले जाकर और ठीक करें। क्योंकि मुझे याद है आदिशिर कावस जी हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, फ्रॉम पारसी कम्युनिटी, और वो डॉन के लिए लिखा करते थे। तो उन्होंने, किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ रखता है। तो बिल्कुल ये बात हमें समझनी होगी कि हम कंपैरिजन में पड़े रहते हैं, जी उन्होंने एक मिसाइल बना लिया तो इधर से हमने भी बना लिया। ये चीजें जो है ये छोड़नी पड़ेंगी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, और कुछ ना सही बांग्लादेश से ही कुछ सीख लें तो बेहतर होगा कि उन्होंने वो इस तरह की रेस में नहीं पड़े और आज वो कहाँ हैं। तो मैं तो बड़ी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ बांग्लादेश की प्रोग्रेस से। तो आई विश कि हम कुछ उनसे ही सीख लें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।